अमरोज कुमार आप लोगों के बीच। आज हम लोग मेथड पेपर में यूनिट 2 का क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, जो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस प्रकार पूछा है कि उन महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल को चिन्हित कीजिए जो भौतिक विज्ञान विषय हेतु जरूरी होते हैं। क्या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कौशल को अच्छा किया जा सकता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन को इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है, या सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में पूछ सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि ये हमारा यूनिट 2 का क्वेश्चन है, मेथड पेपर का है, 7B का है, और ये सभी मेथड में काम करेगा। जो भी मेथड है, हर एक मेथड में ये यूनिट 2 में एक क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रस्तावना डालते हैं, तो प्रस्तावना में हम इसको लिख सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास के बारे में लिख सकते हैं, सब प्रस्तावना करके लिख सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में HCS बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करते थे। बाद में इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर यानी कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया है। हैरी गैरिसन ने शिक्षण सामर्थ्य यानी कि टीचिंग कॉम्पिटेंस के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षण सामर्थ्य अहर्न दीपिका का निर्माण किया। सन 1967 में क्लेन वैस ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। इस प्रकार एलन 1964, एचिसन 1964, ओर्म 1966, टकमैन एलन 1969 और रैसनिक एवं किस 1970, मैकलिज तथा अनवर्थ 1971 आदि अनेक शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शोध प्रपत्रों और विवरणों ने सारे विश्व के आकर्षित करना प्रारंभ किया। भारतवर्ष में यानी कि हमारे देश में सर्वप्रथम डी तिवारी, हमारे देश में सर्वप्रथम किसने दिया था? डी तिवारी। कब? 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया? तो डी तिवारी ने किया, 1967। यह हमारा सी-टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यद्यपि उनका सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण से पृथक था। इसके बाद शाह ने 1970, चुदासमा 1971, इस प्रकार अनेक लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सन 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया था। भारत में सन 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन कब किए थे? पासी तथा शाह ने किया था 1974 में। इसमें प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात भट्टाचार्य 1974, पासी, ललिता व जोशी 1976, सिंह व ग्रेवाल 1977 और गुप्ता किए थे 1978। यादि ने इस क्षेत्र में कार्य किया। सन 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षकों ने मिलकर सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। यह शोध योजना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। देखिए, एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के निम्नांकित 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित बताया है। पहला है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। दूसरा है, इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण
की समान जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा है एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। चौथा है अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर आधारित नियंत्रण संभव होता है। पांचवा है तुरंत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दिया जाता है। तो परिभाषा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेसर बीके पासी, जो भारतीय हैं, प्रोफेसर बीके पासी के शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण का क्या परिभाषा है। तो ये बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यता है एजम्पशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं। प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के प्रारूप यानी कि पैटर्न आवश्यक होते हैं। दूसरा है अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना होती है। चौथा है उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रेक्षण आवश्यक है। पांचवा है शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। छठा है व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सकता है। सातवां है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक अति लघु एवं सरलीकृत रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक अति लघु एवं सरलीकृत रूप होता है। ये क्या हो गया? ये दोस्तों आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। एलन तथा रियान 1968 ने सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया है। पहला है सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। दूसरा है किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा है एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। चौथा है अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में चौथा है अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। पांचवा हमारा है परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। अब अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था शैक्षिक प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था की शैक्षिक प्रक्रिया क्या है? माइक्रो टीचिंग एंड एजुकेशन प्रोसेस। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित पद निहित होते हैं। पहला है शिक्षक छात्राध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसे प्रस्तावना पद कहते हैं। दूसरा है शिक्षक छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल जिसका विकास करना है के विषय में विशद रूप से बताता है और उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक आधारों को विवेचना करता है। उसके बाद है तीन नंबर में हमारा है शिक्षक छात्राध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण विधि पर आधारित आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है। चौथा है शिक्षक और छात्राध्यापक मिलकर दिए गए आदर्श पाठ का विश्लेषण कर इसकी कमियों और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं और शिक्षण कौशल व्यवहारों का निर्धारण करते हैं। पांचवा हमारा क्या है शिक्षण कक्षाध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय देता है और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता भी करता है। छठा हमारा क्या है कि कक्षाध्यापक निर्देशानुसार 5 से 15 मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है। इस पाठ की रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर के माध्यम से की जाती है। इसे शिक्षण पद कहा जाता है। सातवां है हमारा
कक्षाध्यापक सूक्ष्म पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षण के साथ अपने पढ़ाए गए पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इस समय छात्राध्यापक की अध्ययन कौशल की कमियों, अच्छाइयों, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बिंदुओं पर वार्तालाप किया जाता है और छात्राध्यापक को पाठ पुनः निर्माण के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसे हम लोग आलोचना या मूल्यांकन पद कहा जाता है। 8 नंबर में हमारा आलोचना पद यानी कि क्रिटिक्यू सेशन के पश्चात अध्यापक अपनी पाठ योजना में दिए गए सुझावों के अनुसार परिवर्तन करता है और पुनः पढ़ाने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन करता है। इसे पुनः पाठ योजना निर्माण पद कहा जाता है। 9 नंबर में है, इस प्रकार से पुनः निर्मित पाठ योजना को छात्राध्यापक उसी कक्षा के अन्य छात्रों को पढ़ाता है। यह शिक्षण भी टेप रिकॉर्डर द्वारा आलोकित किया जाता है। शिक्षण के इस क्रम को पुनः शिक्षण क्रम कहा जाता है। 10 नंबर में है, पुनः शिक्षण क्रम के पश्चात फिर पुनः आलोचना पद आता है। इस प्रकार